नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रतिपंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, वन्यजीव आतंकित क्षेत्रों में स्कूली बच्चों को मिलेगी एस्कॉर्ट। मानव वन्यजीव हमले के प्रभावितों के लिए बनेगी आजीविका सहायता नीति। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर अब सामान्य होने लगे हालात। इंडिगो की 13 में से 11 सेवाएं बहाल। यात्रियों ने ली राहत की सांस। प्रदेश में शीतकालीन चारधाम यात्रा ने पकड़ा जोर। पांडुकेश्वर, जोशीमठ के गद्य स्थलों में पहुंच रहे श्रद्धालु। सुगम और सुरक्षित यात्रा के पुख्ता इंतजाम। देहरादून के वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान में जुटे देश भर के वैज्ञानिक। ल्यूमिनेसेंस डेटिंग तकनीक पर किया मंथन। फिजा में फिर बिखरने लगी दून बासमती चावल की खुशबू। देहरादून में बासमती धान की खेती का रकबा बढ़ा। प्रोत्साहन मिलने पर 200 किसान कर रहे बासमती चावल का उत्पादन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि वन्यजीव भयग्रस्त क्षेत्रों में स्कूली बच्चों को स्कूल तक छोड़ने और घर तक लाने के लिए एस्कॉर्ट उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि वन विभाग और जिला प्रशासन एस्कॉर्ट की व्यवस्था करे। मुख्यमंत्री ने आज देहरादून में वन विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मानव वन्यजीव संघर्ष में पीड़ित परिवार की आजीविका सहायता देने के लिए 2 सप्ताह के अंदर नीति बनाकर प्रस्तुत करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपदों में मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए जिन भी उपकरणों की आवश्यकता है उन्हें यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि मानव वन्यजीव संघर्ष की घटना की सूचना मिलने के 30 मिनट के अंदर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच जाए। इसके लिए संबंधित डीएफओ और रेंजर की जिम्मेदारी तय की जाए। प्रभावितों को आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने पौड़ी में मानव वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं के दृष्टिगत पौड़ी के डीएफओ को तत्काल प्रभाव से वहां से हटाने के निर्देश दिए हैं। देखिए, जानमाल की क्षति नहीं होनी चाहिए, उसके लिए हमने वन विभाग, अन्य विभाग, जिले के अधिकारी, उन सभी को कहा है कि समन्वय बनाकर निगरानी करें और लोगों को बीच में जाकर उनकी हर प्रकार से सुरक्षा हो, उसकी व्यवस्था को संपन्न करने का काम सभी विभाग और जिला एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे। और विशेषकर जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं, डीएफओ हैं, उनके एसडीओ हैं, रेंजर हैं, उनका सबका उत्तरदायित्व फिक्स किया जा रहा है। पहले से जो है इस प्रकार निर्देश हो गए हैं और जो भी हमलों में घायल हो रहे हैं या घायल हुए हैं उन सभी का जो समुचित इलाज है, पूरा इलाज है, वो सरकार की तरफ से कराया जाएगा। उसका पहले से ही हमने प्रावधान कर दिया है। पौड़ी गढ़वाल के गांव गजल्ट में कल देर शाम वन विभाग की टीम ने आदमखोर गुलदार को मार गिराया। गुलदार ने 4 दिसंबर को गजल्ट गांव के राजेंद्र नौटियाल को निवाला बना दिया था। इसके बाद गुलदार को आदमखोर घोषित कर दिया था। वन विभाग की टीम ने कल देर रात को गुलदार को ढेर कर दिया। मीडिया से बातचीत में गढ़वाल वन प्रभाग के प्रभागीय वन अधिकारी अभिमन्यु सिंह ने बताया कि गुलदार का पोस्टमार्टम करने के बाद डीएनए लिया जाएगा और मृतक के डीएनए के साथ उसकी मैचिंग कराई जाएगी। अभी क्षेत्र में सतर्कता बरती जा रही है। इसके क्रम में विभागीय टीम ने जो सक्रिय गुलदार की जगह पे गुलदार को चिन्हीकरण करने के पश्चात उसको अटेम्प्ट लिया गया और उसके द्वारा उसको एलिमिनेट किया गया है। इसमें जो विभागीय प्रक्रिया के अनुसार गुलदार का परीक्षण इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा और इसके जो डीएनए सैंपल्स वो प्राप्त किए जा रहे हैं। ये प्रथम दृष्टया ये जो गुलदार है, ये जो इसके इमेजेस हैं और कैमरा ट्रैप्स के डिटेल हैं और जो पग मार्क्स हैं, इसका मिलान किया जा रहा है और ये प्रथम दृष्टया ये सही एनिमल को आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट किया गया है। वहीं मशहूर शूटर जाय हुकिल ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि यह वही नरभक्षी गुलदार है जिसने व्यक्ति को निवाला बनाया। क्षेत्र में स्थिति यह है कि झाड़ियाँ यहाँ पर बहुत हैं, तो मेरी सबसे पहले तो जनता से अपील है कि वो जब भी जाएं, जहाँ भी जाएं, तो सतर्कता अभी वो उनको बरतनी पड़ेगी।
और अकेले ना जाएं। और गुलदार को क्या है कि हम लोग तो परसों ही यहाँ पे पहुँचे हैं, मैं अपने सहयोगियों के साथ यहाँ पहुँचा हूँ, लेकिन वन विभाग की टीम जो है वो लंबे समय से यहाँ पे थी और कैमरा ट्रैप वगैरह लगा के उसकी सारी लोकेशन उसको पहचानने की कोशिश कर रही थी। और सबका ये सहयोग से उसको जो है कल मादा जो गुलदार थी घटनास्थल पे जो मौजूद थी उसे मार दिया गया। गांव गजल्ड के प्रधान शंकर नौटियाल का कहना है कि अब भी क्षेत्र में दहशत है, क्योंकि अभी 2 शावक उधर देखे गए हैं। देखिए, गुलदार जो मादा गुलदार है उसको मारा गया है। निश्चित रूप से थोड़ा सुकून तो मिला है, लेकिन थोड़ा सा हमारे असमंजस की स्थिति ये है कि जो उसके साथ जो 2 शावक थे, जो है जॉन हुगिल साहब ने भी देखे हैं, हमारे द्वारा भी देखे गए हैं, उन 2 शावकों को ये ट्रैकुलाइज करके अगर पकड़ा जाए तो निश्चित रूप से हम और ज्यादा सुकून की सांस ले पाएंगे। राजधानी देहरादून से जौलीग्रांट एयरपोर्ट से प्रतिदिन कुल 18 फ्लाइट उड़ान भरती है, जिनमें सबसे ज्यादा 13 फ्लाइट इंडिगो एयरलाइंस की होती हैं। पिछले कुछ दिनों से एयरलाइन की उड़ानों में लगातार कैंसिलेशन देखने को मिला, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से स्थिति पर स्पष्टीकरण दिया गया है। कार्यवाहक निदेशक विमानपत्तन दीपक चमोली के अनुसार वर्तमान में इंडिगो की केवल 11 फ्लाइट प्रतिदिन ऑपरेट हो रही हैं, जबकि 2 फ्लाइटें रोजाना कैंसिल की जा रही हैं। अब राहत की बात यह है कि अब स्थिति में सुधार दिखने लगा है। अब उड़ानों की संख्या और शेड्यूल को धीरे धीरे सामान्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि फिलहाल एयरपोर्ट में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। हम यात्रियों से अनुरोध करते हैं कि जब भी आप फ्लाइट के लिए घर से निकलें तो एयरलाइन द्वारा भेजे गए मैसेज अवश्य चेक करें। इससे किसी भी अचानक बदलाव की जानकारी आपको पहले ही मिल जाएगी। देहरादून एयरपोर्ट पर टोटल इंडिगो, एयर इंडिया और अलायंस एयर सब मिला के करीब 18 फ्लाइट पर डे आती हैं। इसमें से 13 फ्लाइट इंडिगो की हैं। इंडिगो की शुरू में 5 और 6 तारीख को समस्या रही, लेकिन उसके बाद से इंडिगो की फ़्लाइटें सब रेगुलर हैं। सिर्फ सुबह की और शाम की दिल्ली की 2 फ्लाइटें हैं जो कैंसिल रहती हैं। इसके अलावा 13 में से 11 फ्लाइट इंडिगो की अब रेगुलर है। अब पैसेंजर को समय पे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई कि उसकी फ़्लाइट कैंसिल है। कई लोगों को फ्लाइटें कैंसिल हैं, कुछ लोगों का सामान टाइम पे नहीं पहुंच पाया, कुछ का सामान एयरपोर्ट पे रह गया। तो शुरुआती दिक्कतों के बाद इंडिगो ने अब अपना ये मेंटेन कर लिया है और पिछले 2-3 दिनों से एयरपोर्ट पे इस तरह की अब कोई बैगेज छूटने की या एयरपोर्ट पहुंच के पता लगने की कि फ़्लाइट कैंसिल है, ऐसी कोई समस्या अब नहीं है। प्रदेश में शीतकालीन चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। चमोली जिले में भी शीतकालीन गद्दी स्थलों में श्रद्धालु पहुंचने शुरू हो गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा शीतकाल में आने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए बेहतर इंतजाम किए गए हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के समापन के साथ ही चारधाम के शीतकालीन गद्दी स्थलों पर पूजा अर्चना शुरू हो गई है। बद्रीनाथ की पूजा अर्चना शीतकालीन गद्दी स्थल पांडुकेश्वर स्थित योग ध्यान मंदिर और कुबेर मंदिर में होती है। योग ध्यान मंदिर में भगवान उद्धव और कुबेर मंदिर में कुबेर की पूजा अर्चना की जाती है, जबकि ज्योतिर्मठ नरसिंह मंदिर में शंकराचार्य जी के गद्दी की पूजा अर्चना की जाती है। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने कहा कि जिले में शीतकालीन चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। पांडुकेश्वर, ज्योतिर्मठ, कल्पेश्वर महादेव सहित विभिन्न मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन श्रद्धालुओं को सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया करा रहा है। देखिए, अभी शीतकालीन यात्रा को देखते हुए प्रशासन की तरफ से समस्त तैयारियां की गई हैं। बिजली, पानी की व्यवस्थाएं हैं, रुकने की व्यवस्थाएं हमारे यहाँ हैं। ओली और जो लोग रुद्रप्रयाग स्थित चोपता जाते हैं उनके लिए एन रूट सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पंच केदारों में से एक कल्पेश्वर मंदिर, नरसिंह भगवान मंदिर, पांडुकेश्वर में बद्रीनाथ जी की शीतकालीन पूजा, इन सभी में भी लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और प्रशासन भी पूरी तैयारी के साथ जुटा हुआ है। पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवार ने बताया कि शीतकालीन चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पुलिस द्वारा कड़ी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। देखिए, अगर चमोली जनपद की हम बात करें तो इसका एक तो जो सड़क का मार्ग है जो कमेड़ा गौचर से शुरू हो जाता है, तो हमारे पूरे रूट पे जगह जगह पर थाना और चौकियाँ जो स्थापित हैं उनको हमने शीतकालीन यात्रा के दृष्टिगत भी उनको एडवाइस भी की है और उनको संवेदनशील भी बनाया है कि किसी प्रकार का कोई यात्री को हेल्प की ज़रूरत होती है, कोई जानकारी करना चाहता है तो उसको ज़रूर वो समुचित सुविधा उपलब्ध कराएं। और इसके अलावा जो ज्योतिर्मठ और हमारा जो है पांडुकेश्वर में, जहाँ पर शीतकालीन यात्रा के जो स्थल हैं वहाँ पर भी
थाना जोशीमठ और थाना गोविंद घाट के माध्यम से हमने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती ने कहा कि मंदिर समिति द्वारा शीतकाल में आने वाले सभी तीर्थ यात्राओं के लिए सभी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। 26-27 तारीख के बाद हमने उसी दिन से शीतकालीन यात्रा यहाँ पे प्रारंभ की और शीतकालीन यात्रा में भी कई यात्री बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और काफ़ी संख्या में जिस प्रकार से यात्री यहाँ पे पहुँच रहा है, भगवान नरसिंह भगवान के दर्शन कर रहा है और शंकराचार्य गद्दी को देख रहा है, तो बहुत उनको सांत्वना मिल रही है, बहुत अच्छा उनको बोधन हो रहा है। वहीं योग ध्यान मंदिर पांडुकेश्वर के पुजारी परमेश्वर प्रसाद डेमरी ने बताया कि भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना 6 माह शीतकाल में पांडुकेश्वर स्थित योगदान मंदिर में की जाती है। इन दिनों यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज यहाँ पे सफाई का ध्यान भी हो रहा है और ये भगवान की शीतकालीन पूजा स्थली है। यहाँ पे भगवान बद्री विशाल की 6 महीने की पूजाएं की जाती है और सभी श्रद्धालुओं से मेरा निवेदन है कि योग ध्यान मंदिर पांडुकेश्वर में आके करें, आप लोग दर्शन का पुण्य लाभ प्राप्त करें। श्रद्धालु साक्षी और अश्विनी राजपूत ने कहा कि उन्हें यहां आकर शांति की अनुभूति प्राप्त हुई है। दर्शनों के साथ साथ उन्हें यहां सुखद अनुभव भी हो रहा है। कालीन यात्रा पे आए हुए हैं और हमने फर्स्ट गोपीनाथ मंदिर की यात्रा करी है, उसके बाद पांडुकेश्वर और ज्योतिर्मठ जोशीमठ की यात्रा करी है और ये यात्रा हमें बहुत अच्छी है। हम यहाँ पे शीतकालीन की मौसम में हम अपना घूमने आए हैं थोड़ा, तो मंदिर के दर्शन भी करने आए हैं गोपीनाथ मंदिर और इसके बाद हम जोशीमठ की यात्रा भी करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून के वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान में ल्यूमिनेसेंस डेटिंग और इसके अनुप्रयोगों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला चल रही है। इस कार्यशाला में देश भर से आए विशेषज्ञों ने विभिन्न भूवैज्ञानिक पहलुओं और शोध तकनीकों पर विचार साझा किए। ल्यूमिनेसेंस डेटिंग तकनीक के माध्यम से भूकंप की आवृत्ति के बारे में जानकारी मिल सकती है। इस विधि से वैज्ञानिक तलछट और पुरातात्विक अवशेषों की आयु ज्ञात की जा सकती है। मीडिया से बातचीत में आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर जावेद ने बताया कि शोधार्थियों को ल्यूमिनेसेंस डेटिंग तकनीकियों पर वैश्विक परिदृश्य पर हो रही नवीन पहलों से अवगत कराने के लिए कई लोगों ने अपने विचार साझा किए। देखने में आ रहा है कि कार्बन जो है वो कहीं और बनता है और उसके बाद सेडिमेंट्स में आके डिपॉजिट होता है। तो हम लोग इन पर्टिकुलरली ये एप्लीकेशन तो इसकी बहुत वाइड है, जैसे रॉक्स को भी आप पुराने रॉक्स को भी डेट कर सकते हो और सेडिमेंट्स को भी डेट कर सकते हो। इवन आर्कियोलॉजिकल साइट्स में भी इसको यूज किया जाता है करके कि वो कितनी पुरानी थी साइट्स, और उसकी पोर्ट्रीज भी डेट की जाती हैं। तो वो ईंटें भी जो हैं उसकी ब्रिक्स जो हैं उसको भी डेट की जाती हैं जहाँ पे ब्रिक्स इस्तेमाल की गई है। तो इसका वाइड एप्लीकेशन है और इसकी जो एज की रेंज है जो ये नापता है जिसकी आयु, वो बहुत ही वाइड है। जिला प्रशासन की पहल पर देहरादून में अब एक बार फिर बासमती की फसल लहलहाने लगी है। सहसपुर और विकासनगर के किसानों ने बासमती की फसल का रकबा बढ़ा दिया है। इसके चलते अब दून बासमती की सुगंध का दायरा और बढ़ेगा। सहसपुर और विकासनगर के किसानों ने दून बासमती की टाइप 3 खेती को विस्तार दिया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दून बासमती जो कभी देहरादून की पहचान और किसानों की शान थी, कई वर्षों से घटते उत्पादन और आधुनिक किस्मों की आड़ में समाप्त होती दिख रही थी। दून बासमती की सुगंध निरंतर कम हो रही थी। ऐसे में जिला प्रशासन ने एक पहल की। प्रशासन ने विकासनगर और सहसपुर के उन किसानों के साथ बैठक की जो परंपरागत तौर पर दून बासमती का उत्पादन करते थे। प्रशासन ने किसानों को प्रोत्साहित किया कि वो बासमती का रकबा बढ़ाएं। कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभागों के एक्सपर्ट ने किसानों को प्रशिक्षण दिया। बस क्या था, लहलहाने लगी दून बासमती की खेती। वहीं मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह के अनुसार बासमती खेती को बढ़ावा देने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले तो वो किसान आइडेंटिफाई करें जो ट्रेडिशनली यहाँ पे दून बासमती उगा रहे थे, स्पेशली सहसपुर विकासनगर ब्लॉक में ये ज़्यादा होती थी। फिर हमने उनके साथ फील्ड में जाके गोष्ठियाँ करी, उनसे समझा कि क्या प्रोसेस है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं और इसको हम कैसे वापस रिवाइव कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि दून बासमती एक महक होती थी, तो वो एक प्रॉपर प्रोसीजर के बाद ही आती थी।
तो वो उन्होंने हमें बताया। तो इसी क्रम में हमने जो किसान विज्ञान केंद्र है उसको भी ओपन करा और हमने जनपद स्तर पर डिटेल एसओपी बनाई कि सबसे पहले तो हमने ये एसओपी बनाई कि अगर कोई दून बासमती अगर कोई उगा रहा है तो वो कौन सी वैरायटी का उगाएगा और क्या प्रोसीजर से उगाएगा, पूरा डिटेल प्रोसीजर है, क्या टाइमलाइन होगी, उस बेसिस पे वो बनेगा। फिर उसके बाद हमने मार्केटिंग की एसओपी बनाई कि कैसे मार्केटिंग उसकी होगी। हमने इसमें अपना जो एसएचजी महिला समूह है हिलांस का हमारा जो इसमें चलता है, तो उसके नाम से हमने ये लॉन्च भी करा है। जिला प्रशासन की सराहनीय पहल की बदौलत देहरादून के सहसपुर और विकास नगर के किसानों ने दून बासमती की टाइप 3 खेती फसल को विस्तार दिया। वहीं नई पहचान के साथ अन्य किसानों को भी आगामी फसल के लिए प्रोत्साहित किया। किसानों के इस प्रयास ने न केवल इस पारंपरिक फसल को नई दिशा दी, बल्कि अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गए। जिला परियोजना प्रबंधक कैलाश भट्ट के मुताबिक जिले में 200 से अधिक किसान दून बासमती का उत्पादन कर रहे हैं। ये जो हमारी देहरादून की परंपरागत जो बासमती है, जो कि ट्रेडिशनल, जो लोग पहले जिसका खुशबू और एरोमा जिसका बहुत ज्यादा था, उसको पुनर्जीवन करने के लिए सीडीओ साहब ने एक पहल की और उस पहल के तहत हमने लगभग अपने 250 और 200 से अधिक किसानों के साथ रेगुलर मीटिंग करके उनको किस तरीके से हम इस पोल में लाएं कि वो कहीं ना कहीं इस बासमती की तरफ उगाने की तरफ अपना प्रयत्न शुरू करें। तो इसमें लगभग हमने 200 किसानों के साथ इसको शुरू किया और लगभग जो लास्ट में जो मार्केटेबल सरप्लस आया वो लगभग हमारे पास जो है 50 से अधिक किसानों का आया है और उसमें से अभी तक हम 200 क्विंटल प्रोक्योर भी कर चुके हैं और वो 200 क्विंटल जो हमने प्रोक्योर किया उसका डायरेक्ट किसानों ने ही जो है उसका पेमेंट किया है और उसको लगभग हम 13 लाख का पेमेंट भुगतान भी अब तक किसानों को कर चुके हैं। ग्राम उत्थान द्वारा खरीदे गए दून बासमती को हिलांस और हाउस ऑफ हिमालयाज के माध्यम से दून बासमती को एक ब्रांड के रूप में स्थापित करने की दिशा में यह जिला प्रशासन की एक सराहनीय पहल है, जिससे न केवल दून बासमती धान को पुनर्जीवन मिलेगा, साथ ही स्थानीय समूह की महिला किसानों की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। दून बासमती धान से निकलने वाले बाई प्रोडक्ट से आगामी दिनों में समूह की महिलाओं को खेती से प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग की सुविधा से रोजगार मिलेगा। तिलवाड़ी गांव की सीता का कहना है कि उन्हें बासमती का भुगतान भी मिल गया है। हमने दून बासमती चावल की खेती की थी, जिसका प्रशिक्षण हमें रीप और कृषि विभाग ने दिया था, जिसके कारण हम अच्छी उपज कर पाए और जिसे विभाग ने हमसे खरीदा है और उसका हमें भुगतान भी किया है। वहीं दून बासमती धान की खेती कर रहे किसानों ने जिला प्रशासन के इस कदम को सफल बताते हुए कहा कि जो दून बासमती विलुप्ति के कगार पर थी, वहां अब पुनः बड़े स्तर पर खेती करके पुनर्जीवित हो रही है। बासमती, पुरानी बासमती, देहरादून बासमती जो हमें प्रोत्साहन दिया है रीप और भारत कृषि मंत्रालय के द्वारा, उसको उगा रहा हूँ, हमें प्रोत्साहन किया है। इसका जो है हमें उचित मूल्य सरकार ने हमारे घर से ही खरीदा गया है और जिसके लिए मैं पुष्कर सिंह धामी जी और भारत सरकार कृषि मंत्रालय का धन्यवाद देता हूँ। देहरादून की बासमती की सुगंध देश विदेश तक पहुंचती थी। उत्पादन में कमी आने से दून बासमती विलुप्त सी हो रही थी, लेकिन सरकार की पहल से किसान उत्साहित हैं। अब दून बासमती को एक बार फिर अपनी खोई पहचान मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, उत्तराखंड। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं आपके बीच। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। प्रदेश के कृषि, उद्यान एवं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सर्किट हाउस अल्मोड़ा में संबंधित विभागों की विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने कृषि, उद्यान, सैनिक कल्याण एवं ग्राम्य विकास विभागों की योजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने लखपति दीदी योजना, पलायन रोकथाम योजना, मौन पालन, एप्पल मिशन, पॉली हाउस, उद्यानीकरण, पर्यटन आदि पर विशेष कार्य करने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान बिना आवश्यक तथ्यों के आए अधिकारियों पर नाराजगी भी व्यक्त की गई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि अगली बैठक में सभी अधिकारी पूरे तथ्यों और
आंकड़ों के साथ उपस्थित रहे। कैबिनेट मंत्री जोशी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार जनता के हित में कई योजनाएं चला रही है, जिनका लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। कृषि, ग्राम विकास, उद्यान, सैनिक कल्याण की समीक्षा बैठक यहाँ पर की है, क्योंकि विभागीय अधिकारी आंकड़ों के साथ यहाँ पर नहीं आए हैं। मैंने उनसे कहा कि भविष्य में जब आप बैठक में आए पूरी तैयारी के साथ आए, क्योंकि आज जितने भी चाहे भारत सरकार की हों चाहे प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं वो सीधे आम जनमानस तक अगर पहुँचे तो हम कृषि व उद्यान से इस प्रदेश की आर्थिकी को हम बदल सकते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सैनिक विश्राम गृहों का उच्चीकरण होना चाहिए। हम बेहतर सैनिक विश्राम गृह बनाकर देंगे। अल्मोड़ा में आधुनिक और सुविधाजनक सैनिक विश्राम गृह के बनाने के लिए जिलाधिकारी को निर्देश दे दिया गया है। उन्होंने बताया कि पूर्व सैनिकों के परिवार और विशेषकर बच्चों के अध्ययन के लिए हल्द्वानी में पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल वीसी जोशी के नाम पर हॉस्टल बनाने जा रहे हैं। अक्सर देखने में आता है कि जब एक सैनिक छुट्टी काट कर जाता है, सैनिक विश्राम गृह ठहरता है, तो उसकी स्थिति ऐसी होती है कि अपनी फैमिली के साथ अगर वो ठहर नहीं सकता। तो हमने कहा कि सैनिक विश्राम गृहों का उच्चीकरण होना चाहिए और मैंने यहाँ के डीएम से कहा है कि उसका सर्वे करा कर हमें देखें, क्योंकि मुझे बताया गया कि जो विश्राम गृह है बहुत अच्छी स्थान पर है, तो उसको डिमोलिश करके हम उसको वहाँ पर एक अच्छा सैनिक विश्राम गृह बनाएंगे। नैनीताल जिले के कालूधाम सर्किट हाउस में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान अधिकारी मंत्री के सवालों से मुंह ताकते नजर आए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जब उद्यान विभाग के अधिकारियों से सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी ली तो वे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिस पर कृषि मंत्री ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अगली बार सभी अधिकारी बैठक में तैयारी से आए। कैबिनेट मंत्री ने कृषि विभाग और ग्रामीण विकास विभाग की भी समीक्षा बैठक ली, लेकिन इस बैठक में भी मंत्री विभागीय अधिकारियों से संतुष्ट नजर नहीं आए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की योजनाएं हर लाभार्थी तक पहुंचे, इसके लिए राज्य सरकार दिन रात काम कर रही है, लेकिन अधिकारियों को समझना होगा कि लाभार्थियों और जनप्रतिनिधियों तक केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी समय पर पहुंच सके और लोगों को लाभ मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद आपने देखा होगा हर क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। जितने विधायक मंत्री हैं सब अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं। मैं भी लगभग 8 जिलों का दौरा मैंने किया है और अपने विभागों की समीक्षा मैंने की, क्योंकि आज जो हमारे यहाँ की जलवायु है, हमारा जो मिलेट्स है पूरे देश में सबसे सर्वोत्तम है। जब मिलेट्स इंस्टीट्यूट हैदराबाद ने उसकी टेस्टिंग की तो सबसे बेहतर पाया गया। उसका उत्पाद कैसे बढ़े उसके लिए हम 10% सब्सिडी दे रहे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रुद्रप्रयाग वन प्रभाग के दक्षिणी जखोली रेंज में एक सार्थक पहल की गई है। विकृत वनों का पुनर्स्थापन योजना के तहत दरमूला ग्राम सभा में ग्रामीणों के लिए वन उपज से आजीविका संवर्धन विषय पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह पहल न केवल ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की दिशा में अहम कदम है, बल्कि वन क्षेत्र में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सुव्यवस्थित उपयोग को भी बढ़ावा देती है। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को उनके आसपास उपलब्ध वन उपज, पिरूल, छेंती, बांस और घास का रचनात्मक और उपयोगी उत्पादों के रूप में रूपांतरण करना सिखाना है। प्रशिक्षण में आई महिलाओं का कहना है कि यह प्रयास उन्हें स्वावलंबी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वन विभाग तरफ महिलाओं से कुछ करना तो कुछ करो, खाली ना बैठो। अगर और जो हमारे मतलब ये पिंडू फिर यू खजूरा उचने तो मतलब हम तो कुछ पता नहीं कि हाँ ये मतलब क्या हो सकते क्या नहीं हो सकते, पर हम वन विभाग तरफ बहुत बहुत आभार हैं आप लोगों का कि जो आप लोग हमते इन सिखाना और हमते मतलब इधर बढ़ाना। बदलते समय के साथ स्थानीय संसाधनों पर आधारित हस्तशिल्प की बाजार में बड़ी मांग है, जिसे ग्रामीण अपने कौशल विकास के माध्यम से वित्तीय लाभ में बदल सकते हैं। हस्तशिल्प आधारित उद्यम भविष्य में स्वरोजगार का एक मजबूत माध्यम बन सकता है। यह पहल ग्रामीणों को आधुनिक बाजार की मांग के अनुरूप उत्पाद तैयार करने और उन्हें विपणन करने में भी मदद करेगी। तो ये हमारा रुद्रप्रयाग वन प्रभाग के अंतर्गत ये हमारा RDF एक प्रोजेक्ट है, जिसको हम रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट कहते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम यहाँ पे स्थानीय ग्रामीण और महिलाओं को जो हमारी स्थानीय वन उपज है उस वन उपज से
उनको उनकी आजीविका संवर्धन के लिए तीन दिवस का हमारा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया था, जो कि 9 दिसंबर से किया गया था और आज इसका अंतिम दिन है। इसमें इनको महिलाओं को जो हमारे स्थानीय वन उपज हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे चीड़ बाहुल्य ये क्षेत्र है, तो इसमें चीड़ की जो पत्तियां होती हैं जिनको हम पाइन नीडल्स कहते हैं या स्थानीय भाषा में इसको पिरुल कहा जाता है, तो पिरुल से इनको, और जो चीड़ का एक फल होता है जिसको स्थानीय भाषा में हम छेती कहते हैं, पाइन कोन, उससे इनको स्थानीय उत्पाद बनाना और साथ के साथ सजावटी सामान और विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां बनाना सिखाया गया, उसका प्रशिक्षण दिया गया। प्रदेश भर में राशन कार्डों की KYC का कार्य चल रहा है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने 15 दिसंबर को KYC की अंतिम तिथि तय की है। इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में राशन की दुकानों पर इन दिनों भारी भीड़ है। चमोली जनपद के दूरस्थ विकासखंड पोखरी की 73 ग्राम पंचायतों में भी इन दिनों प्रत्येक ग्राम पंचायत में राशन कार्ड की KYC का कार्य प्रगति पर है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज कुमार खत्री का कहना है कि 15 दिसंबर तक KYC कराई जा रही है, जिसमें अपात्र लोगों की छटनी होनी है ताकि पात्र लोगों को ही राशन मिल सके। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा पहले 30 नवंबर तक और अब 15 दिसंबर तक KYC किया जाना है, जिसमें अपात्र लोगों की छटनी होनी है और जो पात्र है उनको इसका योजना का लाभ मिल सके, इसलिए बायोमेट्रिक होनी है, KYC होनी है। और जिनका फिंगर और जो बच्चे छोटे हैं, प्रथम फेज में ये है कि जिनका अभी KYC हो पा रहा है सिर्फ उनको ही करना है। बाद में फिर इसके लिए अग्रिम आदेश मिलेंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं ग्राम प्रधान सिमखोली ईश्वर नेगी का कहना है कि राज्य सरकार की यह योजना अच्छी है, लेकिन जनहित में इसकी अवधि कम से कम 6 माह तक बढ़ाई जानी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार की ये पहल है, अगर एक तरफ से देखा जाए तो ये अच्छी पहल है, लेकिन इसमें जो 2-3 बिंदु हैं जिन पे जो है जनता को दिक्कत हो रही है। नंबर 1 बिंदु ये है, जैसे माना किसी का बच्चा गांव से बाहर पढ़ रहा है। नंबर 2, जैसे गांव के कई लोग ऐसे हैं जो हमारे नवयुवक हैं, प्राइवेट नौकरी बाहर कर रहे हैं। नंबर 3, जो गांव में हमारे वृद्ध लोग हैं, उन वृद्ध लोगों को भी इसमें दिक्कत ऐसी हो रही है कि जैसे कोई बोल रहा है मेरा फिंगरप्रिंट नहीं आ रहा। तो इसके लिए हम सरकार से ये चीज़ ये चाहते हैं कि जो इसकी समय सीमा है, इसकी समय सीमा को कम से कम पहले तो ज़्यादा नहीं तो 6 महीने तक तो बढ़ाई जाए। उत्तराखंड वॉलीबॉल एसोसिएशन एवं खेल विभाग के तत्वाधान में रुद्रपुर मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में राज्य स्तरीय महिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2025 का जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, उत्तराखंड वॉलीबॉल एसोसिएशन अध्यक्ष कमलेंद्र सिंह धानक और उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन महासचिव डॉक्टर DK सिंह ने शुभारंभ किया। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने प्रतियोगिता के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं से ही खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि ये प्रतियोगिताएं खिलाड़ियों को शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत बनाती हैं। उन्होंने कहा कि खेलों के आयोजन से महिलाओं छात्राओं को एक प्लेटफॉर्म मिलता है जो उनके करियर बनाने में सहायक होता है। राज्य स्तरीय महिला हमारी जो स्टेट लेवल की वॉलीबॉल टूर्नामेंट हो रहा है, इसमें लगभग हमारी सारी टीमें राज्य की पार्टिसिपेट कर रही हैं, डिस्ट्रिक्ट्स की, और इसमें एक पूरी प्रतियोगिता तो हो ही रही है। इसके अलावा इसमें चयन हो रहा है, हमारे जो राष्ट्रीय महिला खेलों का आयोजन हो रहा है वॉलीबॉल टीम का, उसमें बनारस में प्रतियोगिता है, ये लगभग दिसंबर में ही संपादित होगी। तो ये हमारे लिए बड़ा एक खेलों का जब भी हम लोग आयोजन कराते हैं, हम लोग हमेशा देखते हैं कि एक बहुत पॉजिटिविटी पूरे समाज में जाती है। उत्तराखंड वॉलीबॉल संघ के अध्यक्ष कमलेंद्र धानक ने कहा कि बच्चे काफी मेहनत कर रहे हैं, हमें विश्वास है कि उन्हें सफलता मिलेगी। बच्चे अपनी मेहनत में सब सफल हों और हमारे उत्तराखंड का नाम हो, और बच्चे जैसे मेहनत कर रहे हैं उन्हें उनके मेहनत का फल मिलना चाहिए। ये मेरी शुभकामनाएं भी हैं बच्चों के लिए, और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा प्रदर्शन करें और टीम आगे नेशनल तक जाए और जीत कर आए। खिलाड़ी अरुणिमा का कहना है कि इस तरह के आयोजन से खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलती है और उनका उत्साह बढ़ता है। ये वॉलीबॉल प्रतियोगिता जो चल रही है, ये इससे काफ़ी बच्चों को उभार मिल रहा है और आगे चल के लक्ष्य ये रहेगा कि ऐसा हम जो ये प्रतियोगिता हो रही है, इससे हम ऐसा कोच बच्चों को आगे हम भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं। और जो भी ये हॉल वगैरह है अच्छा है, काफ़ी हमें मोटिवेशन मिल रही है इस चीज़ से, और आगे ही रहेगा कि हम लगातार ये प्रतियोगिताएं इसमें हम प्रतिभाग करते रहें।
समाचारों में बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।